नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का चैप्टर थोड़ा विस्तार से इसलिए खोलता हूं ताकि आपको वो जानकारी मिले जो कहीं और नहीं मिलती। और आजकल जो घुमाने फिराने वाला दौर चल रहा है, बरगलाने वाला दौर चल रहा है, उससे आप बच सकें। आज पाठशाला में किसकी क्लास लगेगी, कौन कौन सा चैप्टर खुलेगा, पहले आपको वो बता दूं। पीएफआई की टॉप सीक्रेट फाइल्स पाठशाला एक्सक्लूसिव आपके लिए लेकर आया हूं। पीएफआई की वो कड़ियां जो इस्लामिक भारत चाहने वालों से जाकर जुड़ती हैं, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। कैसे काम करता है पीएफआई और क्यों मोदी उसे नहीं छोड़ेंगे, आज इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। पीएफआई की सीक्रेट यूनिट जिससे पुलिस भी नहीं बच पाती, वो कैसे काम करती है उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा पुतिन का वो फैसला जिसने रूस में भगदड़ मचा दी है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, क्यों, उसके बारे में बात होगी। रूस में 30,000 का प्लेन का टिकट 1.5 लाख का कैसे हो गया, 30,000 का टिकट 1.5 लाख का मिल रहा है, क्यों, यह भी बताऊंगा। और आखिर में हिस्ट्री की क्लास, कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नेहरू गांधी परिवार के कब्जे का चैप्टर 2 और हिस्ट्री की क्लास में नेहरू के कुर्सी वाले दांव पेच का चैप्टर। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन। दिल्ली के उपराज्यपाल पर घोटाले का आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को 48 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यह भी कहा कि एलजी के खिलाफ किसी तरह की मानहानि के ट्वीट या रीट्वीट करने से भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को रोक दिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एलजी पर खादी बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। इस पर एलजी ने आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के खिलाफ केस दायर किया था और 2.5 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा भी किया था। राजस्थान में कांग्रेस का जो संकट चल रहा है, उस पर पर्यवेक्षक गए थे अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको याद होगा। उन्होंने आज सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी। सूत्र बता रहे हैं कि 25 सितंबर को जयपुर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए विधायक शांति धारीवाल और महेश जोशी को जिम्मेदार बता दिया गया। इस रिपोर्ट में अशोक गहलोत को क्लीन चिट मिल गई। सारे लोग अशोक गहलोत का गुणगान करते रहे, उनको क्लीन चिट मिल गई। 2 लोगों का नाम है शांति धारीवाल और महेश जोशी। इन्हें कांग्रेस ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। और इस बीच सचिन पायलट आज जयपुर से दिल्ली आ गए। दिल्ली में वो सोनिया गांधी से मिल सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बीजेपी के राज्य प्रभारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में चर्चा ये हुई कि चुनाव आने वाले हैं राज्य में और 2024 का भी चुनाव है, इसमें पार्टी को कैसे मजबूत करना है। बैठक में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी थे, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव थे, भाजपा महासचिव अरुण सिंह, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, सब वहां पर थे। और इस साल के अंत तक हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा का चुनाव होना है। गुजरात दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने आज 2 अस्पतालों की आधारशिला रखी। एक अस्पताल जो है वो 750 बेड्स का होगा और दूसरा 150 का। गांधीनगर में गृह मंत्री जीटीयू के नए कैंपस के भूमि पूजन में शामिल हुए। अमित शाह ने आरोप लगाया कि 2014 से पहले कांग्रेस ने हेल्थ सेक्टर में सुधार नहीं किया, जिसकी वजह से देश को कोरोना के समय काफी मुश्किलें हुई। अंकिता मर्डर केस में रिजॉर्ट के पूर्व कर्मचारियों ने बड़ा खुलासा किया है। पूर्व कर्मचारियों ने दावा किया कि आरोपी पुलकित आर्या रिजॉर्ट में लड़कियां लेकर जाता था और वीआईपी गेस्ट के लिए पीड़ित लड़कियों से जिस्म फरोशी कराता था। पुलकित आर्य कर्मचारियों से मारपीट भी करता था, सैलरी मांगने पर चोरी का आरोप लगाकर नौकरी से निकाल देता था। इसी बीच इस केस की जांच करने वाली एसआईटी भी रिजॉर्ट पहुंची, जांच पड़ताल कर रही है। शिवसेना के झगड़े में सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लग गया भाई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की उस कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें चुनाव आयोग को यह तय करना है कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की है या फिर एकनाथ शिंदे गुट की। इस मामले में चुनाव आयोग को चुनाव चिन्ह का मामला भी तय करना है। एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विश्वास है कि चुनाव आयोग सही फैसला लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मुलाकात की और इस मुलाकात में पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसी बुरी खबर मिलेगी। शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी आबे को श्रद्धांजलि देने पहुंची थी।
फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका ऐलान कर दिया। 30 सितंबर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह है। इसमें आशा पारेख जी को सम्मानित किया जाएगा। 80 साल की उनकी उम्र हो गई है। 1952 में अपना करियर शुरू किया था फिल्म में एक बाल आर्टिस्ट के तौर पर, और उसके बाद 60 और 70 के दशक में बतौर हीरोइन बहुत सारी हिट फिल्में दी। दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन हो गया, खबर कोई छूटी नहीं। अब पाठशाला में जरा डिटेलिंग में जाते हैं, पहली क्लास खोलते हैं और पीएफआई की टॉप सीक्रेट फाइल्स में क्या लिखा है आपको बताते हैं। आज पीएफआई के ठिकानों पर फिर से एनआईए के छापे पड़े। कुछ दिन पहले भी पीएफआई पर रेड हो चुकी है। आज पीएफआई पर छापों का सेकेंड राउंड था। देश के 8 राज्यों में पीएफआई से जुड़े लोगों को पकड़ा गया है। इन राज्यों में कर्नाटक है, असम है, दिल्ली है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। यानी अगर आप देखेंगे तो पैन इंडिया, कोई भी ऐसा हिस्सा छूटा नहीं है। दक्षिण भी है, पश्चिम भी है और मध्य भारत भी है। हर जगह रेड पड़ी और इस रेड में पीएफआई से जुड़े करीब 250 लोगों को पकड़ा गया। कर्नाटक से 72 लोग पकड़े गए, महाराष्ट्र से 43 लोग, यूपी से 44 लोग, असम से 20 लोग, दिल्ली से 32, एमपी से 21 और गुजरात से 15 लोगों की धरपकड़ हुई। ये रेड इसलिए की गई क्योंकि पिछली रेड में जो पीएफआई के टॉप लीडर्स पकड़े गए थे उनसे पूछताछ चली। उन्होंने जो इनपुट दिया उसके बाद रेड का दूसरा राउंड शुरू किया गया और इस बार की छापेमारी में पीएफआई की सेकेंड लीडरशिप पर फोकस था। अब इन छापों के बीच अब तक जो आरोप पीएफआई पर लग रहे हैं उसके मुताबिक निकल कर यह आ रहा है कि पीएफआई के लोगों पर आतंकी कनेक्शन का आरोप है। पहला तो टारगेट किलिंग का आरोप है कि किसको किसको मारना है वो टारगेट किया हुआ था। इन पर अरब देशों से फंड जुटाने का आरोप लग रहा है। देश विरोधी गतिविधियों पर शामिल होने का आरोप है। देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने का आरोप है। तो सारे आरोप गंभीर हैं, कोई भी हल्का मामला दिख नहीं रहा। अब कहा यह जा रहा है कि जल्दी ही पीएफआई को बैन भी कर सकते हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, क्योंकि ये जो ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है ये प्रतिबंध लगाने की तैयारी का हिस्सा बताया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल आज दूसरा है। सवाल इस बात का है कि क्या गारंटी है कि पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगाने से वो कट्टर सोच खत्म हो जाएगी जो कट्टर सोच पीएफआई और उसके जैसे संगठनों ने देश के मुसलमानों में भरने की साजिश की, या वो कट्टर सोच जो जब पीएफआई पर एक्शन होता है तो उसका समर्थन करने उतरती है और बताती है मुसलमानों को टारगेट करना है। वो देश के साथ खड़ी नहीं होती कि देश के दुश्मनों पर या देश के जो दुश्मन हैं जिन पर आरोप है उन पर कार्रवाई हो रही है। क्योंकि एक संगठन बैन होता है ना तो उससे जुड़े लोग नाम बदल लेते हैं और दूसरे नाम से वही काम करने लेते हैं, जैसा कि सिमी के साथ हुआ था। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि ये न्यूज का फैमिली शो है, बहुत सारे युवा देखते हैं, लोग बताते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, उन्होंने सिमी का नाम ज्यादा नहीं सुना होगा। सिमी एक जमाने में होता था और सिमी का पूरा नाम था स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। सिमी को प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी पोटा के तहत 2001 में बैन कर दिया गया था। 2001 में बैन हो चुका सिमी। लेकिन सिमी ने क्या किया, उसको बैन करने के बाद सिमी से जुड़े लोगों ने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन बना दिया। मतलब तुमने सिमी बैन किया, हम इंडियन मुजाहिदीन बनाकर अपना काम करेंगे, जिसको आईएम बोला जाता था। एक दौर था, आपको याद होगा, जब यूपीए की सरकार थी, इधर उधर बम फटते रहते थे और क्या नाम आता था, इंडियन मुजाहिदीन का नाम आता था। ये इंडियन मुजाहिदीन कौन था, ये सिमी के लोग निकले, इंडियन मुजाहिदीन बना लिया। और इस इंडियन मुजाहिदीन को भी भारत में 2010 में बैन किया गया था। पीएफआई पर आरोप है कि 2006 में जब पीएफआई बना तो उसे बनाने वाले कई लोग किससे जुड़े हुए थे, उसी सिमी से, जिससे निकलकर लोग सिमी इंडियन मुजाहिदीन बना रहे थे। तो पीएफआई का जो बेस है वो तो वहीं से आ रहा है ना भाई, उसी सोच से निकल रहा है, सिमी से। तो सिमी से सोच जो मिलती है तो इंडियन मुजाहिदीन बनता है। तो सिमी से अगर पीएफआई में लोग आएंगे वो दान पुण्य का काम करेंगे क्या? पीएफआई जब बना तो उसमें कैसे सिमी के लोग शामिल थे उसको आपको बताता हूं। पीएफआई का उपाध्यक्ष EM अब्दुल रहमान, जो 1982 से 1993 11 साल सिमी का महासचिव रह चुका था। तो जैसे हम और आप नौकरी बदलते हैं, इसने सिमी छोड़ा, ये पीएफआई में आ गया। इसी तरह से पीएफआई की पॉलिटिकल विंग है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, SDPI। इसका प्रेसिडेंट है E अबू बकर।
यह 1982 से 1984 तक सिमी की केरल यूनिट का हेड था। पीएफआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य है प्रोफेसर पी कोया। यह सिमी के संस्थापक सदस्यों में से एक था। फिर चला गया पीएफआई में, संस्थापक सदस्य चला गया, तो उसकी सोच अलग कैसे होगी। इसके अलावा अब्दुल हमीद जो सिमी का स्टेट सेक्रेटरी था, वो बाद में पीएफआई का स्टेट सेक्रेटरी बनकर काम कर रहा था। यानी सिर्फ नाम नया है लेकिन मकसद पुराना ही चल रहा है। थॉट प्रोसेस वही चल रहा है, वही कट्टरता चल रही है, वही सोच चल रही है, वही इस्लामिक राष्ट्र दिमाग में गूंज रहा है कि भारत को बना देना है। सिमी कैसे बना, उसकी सोच कहां से आई? सिमी को 1977 में यूपी के अलीगढ़ में बनाया गया था, 1977। और सिमी की विचारधारा और एजेंडा बिल्कुल क्लियर था। उनका एजेंडा था कि भारत में सिर्फ इस्लामिक विचारधारा ही चलेगी। सिमी की सोच थी कि भारत को इस्लामिक देश में कन्वर्ट कर देना है, बदल देना है। सिमी के लोग मानते थे कि भारत में ईरान जैसी इस्लामिक क्रांति जरूरी है। जैसे ईरान में कट्टरपंथ आया ना, आप देख रहे हैं ना, आपको फोटो दिखाई थी कि पहले कैसे वहां पर महिलाएं आराम से वेस्टर्न कपड़े पहनकर रहती थी, फिर इस्लामिक क्रांति आई और वहां पर हिजाब, बुर्का ये सब जरूरी हो गया। वही क्रांति, ये लोग ईरान वाली क्रांति, वही कट्टरपंथ भारत में चाहता था सिमी। नाम भी है ना इस्लामिक मूवमेंट, सिमी, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिससे भारत ईरान जैसा कट्टर इस्लामिक देश बन जाए, यह सिमी चाहता था। सिमी ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए केरल, कर्नाटक, गुजरात में कुछ जगहों पर ट्रेनिंग कैंप्स भी बनाए थे, जहां पर बम धमाकों की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। सिमी के 2001 में बैन हो जाने के बाद उससे जुड़े लोगों ने इंडियन मुजाहिदीन यानी IM बना लिया, जिसके आतंकवादियों ने देश भर में बम धमाके किए। इंडियन मुजाहिदीन वो आतंकी संगठन था जिसे अमेरिका तक ने बैन कर रखा था। 2005 से लेकर 2010 तक इंडियन मुजाहिदीन ने देश के अलग अलग शहरों में कई सीरियल ब्लास्ट किए थे। अगर आप सिमी के इंडियन मुजाहिदीन के ब्लास्ट देखेंगे कि कहां कहां उन्होंने ब्लास्ट किया, आपको बताता हूं जरा। एक इंडियन मुजाहिदीन के ब्लास्ट देखिए, इंडियन मुजाहिदीन के धमाके। और ये वो दौर था जब लोगों का घरों से निकलना मुश्किल था, कब कहां ब्लास्ट हो जाए। 2005 वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। वाराणसी के अंदर किस पर आरोप गया? इसी इंडियन मुजाहिदीन पर। 2007 इस साल सीरियल बम ब्लास्ट कहां हुआ? यूपी के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुआ। 2008 जयपुर में ब्लास्ट हुआ, जयपुर के अंदर। 2008 में ही अहमदाबाद, वहां पर सीरियल ब्लास्ट हुआ। किसका नाम आया? इंडियन मुजाहिदीन का। 2008 फिर कहां ब्लास्ट होता है? दिल्ली के अंदर। ये अरे भाई ये दौर था, लोग परेशान हो जाते थे, कहां ब्लास्ट, अरे तुम ठीक हो कि नहीं हो, घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। आज ये सब नहीं होता है तो ध्यान नहीं आता ना कि कितने सेफ माहौल में रह रहे हैं। सरकार को गाली देने में मजा आता है, दीजिए, बहुत अच्छा है, दीजिए, लेकिन ये चीज हुई है, इसको याद रखिए। 2010 पुणे में ब्लास्ट होता है। किसका नाम आता है? इसी इंडियन मुजाहिदीन का नाम आता है। इसके बाद 2010 में इसको बैन कर दिए। फिर भी सोचिए कैसा नेटवर्क होगा कि 2011 में मुंबई में ब्लास्ट हुआ, 2011 में ही दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, बैन होने के बाद चल रहा था ये सब। सोचिए 2013 में पटना में धमाका हुआ, क्योंकि आप बैन संगठन को कर सकते हैं, उसने जितने खरपतवार पैदा कर दी उसका कहां से काटते चलिएगा। 2013 में हैदराबाद में ब्लास्ट होता है और 2013 में ही बोधगया में आतंकवादी हमला होता है। यानी सीधी सी बात, सिमी जैसा जो संगठन कट्टर इस्लामिक सोच के साथ बनाया गया, उसी ने बाद में देश विरोधी गतिविधियां शुरू कर दी और फिर उसी से निकले और उसी से जुड़े लोगों ने देश भर में बम धमाके किए। पीएफआई में भी ऐसे लोग हैं जो कभी सिमी में काम करते थे, इसलिए पीएफआई को लेकर सुरक्षा एजेंसियां बहुत पहले से अलर्ट रही हैं। पीएफआई का इतिहास यह है कि दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठन, केरल के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक के कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु के मनीथा नीति पसराई यानी MNP का विलय करके 2006 में पीएफआई का गठन किया गया।
तीनों मुस्लिम संगठन थे और इनका विलय करके पीएफआई को बनाया गया। वो तीनों मुस्लिम संगठन 1992 में कब बने? 1992 में अयोध्या के विवादित ढांचे को गिराए जाने के बाद बनाए गए। मतलब वहां विवादित ढांचा गिरा और इधर ये तीन संगठन पैदा हुए और बाद में तीनों मिल गए और क्या बने? पीएफआई। तो सोच में तो वही भरा होगा ना। और ये संगठन देश के मुसलमानों में नफरत भरकर उन्हें देश के खिलाफ होने के लिए उकसाते थे। 2006 में बने पीएफआई ने अगले 16 साल में इतना पैर फैलाया कि इसका नेटवर्क देश के 23 राज्यों में फैल गया। और जहां पहले इसका हेडक्वार्टर केरल के कोझिकोड में होता था, बाद में इसका हेडक्वार्टर दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। सोचिए, आंख मूंदे बैठे रहेंगे आप और कैसे नेटवर्क फैलता है, क्या होता है। इतने राज्यों में फैल गए 16 साल में। साल 2006 में पीएफआई बना तो उसने यह दावा किया कि वो एक सामाजिक संगठन जो अल्पसंख्यकों, दलित और कमजोर वर्गों की आवाज उठाता है। इन्होंने क्या किया? स्मार्टली खेला। सिमी, इंडियन मुजाहिदीन से अलग इन्होंने क्या किया? दलितों को भी जोड़ने का काम किया कि मुसलमान तो हैं ही, दलित को भी साथ ले आओ और एक पूरा माहौल बनाओ। उससे लगेगा कि दलितों के विकास के लिए काम करते हैं। लेकिन 4 साल में ही पीएफआई तब बेनकाब हो गया जब 4 जुलाई 2010 को पीएफआई से जुड़े एक शख्स ने केरल के एक प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ ही काट दिया। ये सामाजिक संगठन वाले भाई साहब, इन्होंने टीजे जोसेफ का हाथ काट दिया। टीजे जोसेफ का तस्वीर देख रहे हैं आप। और टीजे जोसेफ एक कॉलेज के प्रोफेसर थे। उन्होंने एक प्रश्न पत्र बनाया था जिस पर विवाद हो गया। आरोप लगा कि प्रोफेसर जोसेफ ने इस्लाम को बदनाम किया है। उन पर ईश निंदा का आरोप लगा। 4 जुलाई 2010 को जब वो चर्च से घर जा रहे थे, 7 लोगों ने कार रोकी, प्रोफेसर को कार से बाहर निकाला और कुल्हाड़ी से हाथ काट दिया। कि इसी हाथ से क्वेश्चन पेपर बनाए थे, हाथ काट दिया। किसने काटा? किस पर आरोप लगा? पीएफआई के लोगों पर। सामाजिक संगठन के लोग हाथ काटते हैं बॉस। उसी दिन पता चल गया था कि ये बोलने के लिए सामाजिक संगठन और दिमाग में ये सब चल रहा है। पीएफआई हमेशा इस बात से इनकार करता है कि सिमी से उसका कोई कनेक्शन है। मानेगा कैसे? क्योंकि सिमी तो बैंड है, इंडियन मुजाहिदीन बैन है। मान लेगा तो फिर और सवाल उठेंगे। लेकिन 2010 में केरल में सीपीएम की सरकार थी, लेफ्ट पार्टी की सरकार थी, बीजेपी की नहीं थी। केरल की बात कर रहा हूं। उसने कहा कि पीएफआई के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिमी से डायरेक्ट लिंक है। लेफ्ट की सरकार 2010 कह चुकी। 2013 में फिर केरल में कांग्रेस की सरकार थी। पीएफआई की उस फ्रीडम परेड पर उसने बैन लगा दिया ओमन चांडी सरकार ने, जिसमें वो सैनिकों जैसी वर्दी में पब्लिक प्लेस में ड्रिल करते थे। 2014 में केरल में कांग्रेस की सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया कि पीएफआई से जुड़े लोग कम से कम 27 राजनीतिक हत्याओं में, 86 अटेम्प्ट टू मर्डर केस में और 125 दंगों के मामले में शामिल है। ये लेफ्ट और कांग्रेस की सरकारें केरल में पीएफआई को देश के लिए खतरा बता रही थी। और आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार। 2024 के लिए माहौल बना रही है नरेंद्र मोदी सरकार। और इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि 2013 में, 2014 में, 2010 में लेफ्ट की सरकार, कांग्रेस की सरकार, केरल के अंदर बीजेपी का कहीं अता पता नहीं। उसने भी कहा कि यह देश के लिए खतरा है। और आज जब उस खतरे पर कार्रवाई हो रही है तो कुछ लोग मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसका एक स्क्रिप्ट लेकर आ गए। वही पुराना स्क्रिप्ट है, पन्ना पलटते हैं, वही बोल देते हैं। पीएफआई का मॉड्यूल भी आपको बता देता हूं बॉस, उस पर किस तरह की विचारधारा फैलाने और किस तरह के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगता है। 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश। अब जब सिमी से तार जुड़ रहे हैं, सिमी खुद चाहता था कि इस्लामिक कंट्री बन जाए इंडिया, तो वही सोच रहेगी। मुस्लिम युवकों को भड़काकर उन्हें आईएसआईएस, लश्कर जैसे आतंकी संगठन ज्वाइन करवाने के लिए उकसाना, उनका ब्रेन वॉश करो। आरएसएस और बीजेपी नेताओं पर लोन वुल्फ अटैक, मतलब जाओ बम बांधकर और फट जाओ, वो वाला आरएसएस और बीजेपी के नेताओं पर अटैक करो। अब लेकिन चूंकि धमाका करने में ये लोग पिछले 8 साल में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन प्लान पूरा बना रहे हैं कि कैसे अंदर तक, जम्मू कश्मीर के पार तो पहुंच नहीं पा रहा ना, तो कैसे धमाके के लिए सामान लाएं और ये सब करें, ये आरोप लगता है। गरीब मुसलमान यानी पसमानदा मुसलमानों को देश विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार करना। गरीब है उसका फायदा उठाओ, जैसे पाकिस्तान में नहीं करते हैं। अजमल कसाब बहुत गरीब था, उस लड़के को ट्रेनिंग दी, यहां लाए। जितने आए थे सब गरीब थे, कोई अमीर खानदान के होते हैं। तो ये लोग गरीब को टारगेट करते हैं, उसको पकड़ते हैं और उससे काम कराते हैं। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ देश की 60% आबादी को खड़ा करना इनका मकसद है। और इसीलिए दलित आया था,
सिर्फ मुसलमानों से यह होगा नहीं, 60% आबादी को खड़ा करना है तो हिंदू को भी लाना पड़ेगा। इसलिए दलित के सामाजिक हित की बात होती है। हज के नाम पर पैसे जमा करो और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना, यह भी आरोप है इन पर। मुसलमानों को बार बार यह कहकर भड़काना कि अल्लाह के कानून को स्थापित करना मुसलमानों का धर्म है और मुस्लिम ही इस धरती के राजा हैं। मुसलमानों को पीएफआई के बैनर तले लाना, भर्ती के बाद उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग देना, पीएफआई की फंडिंग के लिए एनआरआई अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग और रियल स्टेट का इस्तेमाल, ज्ञानवापी का मसला आ जाए, हिजाब का मसला आ जाए, सीए एनआरसी जैसे संवेदनशील मुद्दे उठाओ, उसमें फैक्ट क्या है यह मत बताओ और मुसलमानों को भड़काओ, दंगे के लिए उकसाओ। इस्तेमाल करो इन टॉपिक्स का। मुसलमानों के हक की लड़ाई के नाम पर चंदा जमा करो, सिक्योरिटी एजेंसी से बचने के लिए पीएफआई के सदस्यों का रिकॉर्ड भी मत रखो। यह इनका मॉडस ऑपरेंडी आरोप के तौर पर बताया जाता है। पीएफआई पर जो आरोप लग रहे हैं उसमें एक बड़ा आरोप यह है कि वो हिंदू आबादी को बांटकर अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खुफिया सूत्रों से जो रिपोर्ट मिली उसके मुताबिक पीएफआई का मकसद यह है कि एससी, एसटी, ओबीसी और कम से कम 10% मुस्लिम समुदाय के लोगों को पीएफआई से जोड़ लेना। इसके लिए पीएफआई ने हर घर पीएफआई मुहिम भी चलाई। पीएफआई के राजनीतिक संगठन एसडीपीआई को चुनाव जिताने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी का वोटर्स को अपने पक्ष में करना है। एजेंडा और प्लान देख रहे हैं कितना क्लियर है। पीएफआई के खिलाफ देश भर में एक्शन चल रहा है। यह भी खुलासा हुआ कि पीएफआई के निशाने पर आरएसएस और बीजेपी है। कल ही तमिलनाडु पुलिस ने बीजेपी और हिंदू संगठन से जुड़े एक व्यक्ति के घर पर बम से हमले के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया। सूत्र बताते हैं कि अकेले तमिलनाडु में 23 सितंबर से 26 सितंबर के बीच 20 जगहों पर बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों के घरों और दफ्तरों पर हमले हुए। पीएफआई की गतिविधियों की जांच और पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर रेड के बाद यह जानकारी भी मिली कि पीएफआई का अपना एक इंटेलिजेंस यूनिट है। जैसे सरकार का इंटेलिजेंस यूनिट होता है, वो काम करता है, पता लगाता है कहां क्या आतंकी गतिविधि चल रही है, कौन दंगा फैला सकता है, क्या कर सकता है। इन्होंने अपना इंटेलिजेंस यूनिट बना लिया और पीएफआई की इंटेलिजेंस यूनिट लोकल पुलिस और पुलिस के इंटेलिजेंस यूनिट पर नजर रखती है। देख रहे हैं, यह पता चल रहा है कि पुलिस इन पर नजर रखे। इन्होंने अपना इंटेलिजेंस यूनिट बनाया और पुलिस पर नजर रख रहे हैं कि ये हम पे नजर कब रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, किस किस पे रख रहे हैं। ये इंटेलिजेंस यूनिट वो जानकारियां इकट्ठा करती है जिनके आधार पर पीएफआई अपनी गतिविधियां प्लान करती है। पीएफआई की इंटेलिजेंस यूनिट उन जगहों पर जिला स्तर पर काम करती है जहां जहां पीएफआई का नेटवर्क मजबूत है। यानी ये सिमी इंडियन मुजाहिदीन अगर उससे तार जुड़ जाएं तो उनसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं, उनसे कहीं ज्यादा एडवांस हैं और उनसे कहीं ज्यादा चतुराई से अपना एक्शन प्लान बनाते हैं। पीएफआई पर एक्शन दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में भी हुआ। शाहीन बाग के बारे में पूरे देश को पता है ना, छुपा तो नहीं है। कैसे सीए विरोधी प्रदर्शन के दौरान सड़क रोककर महीनों कुछ लोग यहां बैठ गए। इसे जन आंदोलन बता दिया गया था। इसी शाहीन बाग में पीएफआई के दफ्तर पर रेड हुई, कई लोग पकड़े भी गए। शाहीन बाग के साथ साथ निजामुद्दीन, त्रिलोकपुरी, रोहिणी, जामिया के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट, आउटर और सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों में छापेमारी। और ये छापेमारी ऐसी एकदम साथ में हो रही है कि इन लोगों को उबरने का समय ना मिले। दिल्ली में पीएफआई के 30 एक्टिव मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पीएफआई जैसे संगठन उस कट्टर सोच को और खतरनाक बनाते हैं जिस कट्टर सोच की जमीन पहले से ही घर घर में तैयार की गई है। और ये कट्टर सोच इनको कैसे प्लेट में सजा के मिलती है और ये उसकी तलाश में रहते हैं। हर जगह नहीं मिलता, लेकिन जहां मिलता है उसको तुरंत पकड़ लेते हैं। और ये कट्टर सोच कैसे मिल जाती है इनको आप उदाहरण से समझिए। मुंबई में चेंबूर इलाके में 20 साल की एक हिंदू लड़की को इसलिए मार डाला गया क्योंकि उसने शादी के बाद इस्लाम धर्म, उसके रीति रिवाज अपनाने से इनकार कर दिया था और इसलिए उसको मार दिया। उसने बुर्का पहनने से मना कर दिया था, आरोप लग रहा है इसलिए उसको मार दिया। अरे भाई नहीं करते ना शादी, पूछ लेते पहले कि बुर्का पहनेगी नहीं पहनेगी। उसने प्यार मोहब्बत में शादी कर ली, फिर कहने लगे बुर्का पहनो, उसने कहा नहीं पहनूंगी, कह रहे मार दिया उसको। रूपाली नाम था लड़की का, 20 साल की लड़की रूपाली, उसके पति इकबाल शेख ने चाकू से गला रेत कर मार दिया, आरोप है। रूपाली के परिवार का कहना है कि इकबाल के परिवार वाले रूपाली को बुर्का पहनने के लिए मजबूर करते थे, मुस्लिम रीति रिवाज अपनाने के लिए उस पर दबाव डालते थे। इसी बात पर इकबाल और उसके परिवार वाले रूपाली से मारपीट भी करते थे। कई बार तो सड़क पर भी रूपाली को पीटा गया। रूपाली के परिवार वाले क्या कह रहे हैं एक बार सुनिए आप।
मतलब हमारे कास्ट में ये तो हमारे कास्ट है, बोल मराठी मत बोल, हिंदी बोल, ये सब बोल, हमारी जात का बुर्का पहन, ऐसा रे वैसा रे, बहुत टॉर्चर करते, बहुत जुल्म किया है उसने और उसने आज इतने बेरहमी से मारा है उसको, दुश्मन भी नहीं मारता रहेगा, इतने बेरहमी से मारा है उसको। हाँ, अभी उनको पता वो क्या कहेंगे, उनका दिल दो, मेरे तो सीने में दर्द बहुत है, मेरा इंसाफ कर मेरे बेटे, बस मैं यही चाहूँ। बहन रो रही है, मां रो रही है, लेकिन रूपाली वापस कैसे आएगी? और उनका दर्द ये है भाई कि सिर्फ बुर्का नहीं पहनी, आपके धर्म के हिसाब से नहीं चले तो मार दिया। क्या प्यार था फिर तो जो लोग लव जिहाद का आरोप लगाते हैं उनके आरोप को और दम मिलता है कि पहले प्यार करो, शादी करो और उसके बाद जो है वो धर्म अपनाने पर जोर जबरदस्ती करो। रूपाली के परिवार का यह भी आरोप है कि इकबाल की उम्र 40 से ज्यादा है और वो पहले से शादीशुदा भी है, उसकी एक बेटी भी है। उसने रूपाली को बहला फुसलाकर उससे 17 साल की उम्र में शादी कर ली थी। दोनों का एक बच्चा भी हो गया। हर दिन घरेलू झगड़े और मारपीट की वजह से रूपाली परेशान थी। वो इकबाल से तलाक लेना चाहती थी, बच्चे को अपने पास रखना चाहती थी। इस बात पर भी उनका झगड़ा हुआ था। सुनिए। हम हिंदू है, वो मुस्लिम था और वो उम्र वाला था, उसकी शादी हो चुकी थी, एक बच्चा था, इसलिए हम खिलाफ थे। उसकी उम्र कितनी है व्यक्ति की? 40-50 रहेगी शायद। 45। तो मुझे बोलती थी मुझे लोग बहुत जुल्म करते, मुझे फांसी देते, मुझे मारते, मुझे पीटता है, ऐसा वैसा करता है, बहुत उसके साथ गलत बलत करता था। मेरी बहन 20 साल की थी, 17 साल में बच्चा पैदा की, बहुत जुल्म किया है उसने और उसने आज इतने बेरहमी से मारा है उसको, दुश्मन भी नहीं मारता रहेगा, इतने बेरहमी से मारा है उसको। परिवार ने तो धर्म नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ उम्र देखी थी कि 40 साल से ज्यादा का आदमी है और मेरी बहन 17 साल की, इसकी क्यों इससे शादी होनी चाहिए। ये नहीं बोला कि मुसलमान है इसलिए नहीं होनी चाहिए। कल रात भी पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और रूपाली के पति ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने रूपाली के पति इकबाल शेख को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच भी कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी ही कट्टर सोच वाले जब घूम रहे हैं आसपास, तो ऐसे संगठन पीएफआई, सिमी, इंडियन मुजाहिदीन, ये लोग इन लोगों को टारगेट करते हैं, ऐसे ही लोगों को। इसी तरह से हैदराबाद का एक केस आपको बताता हूं। हैदराबाद में 2 मुस्लिम लड़कियों पर दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ करने का आरोप। हैदराबाद के खैरताबाद में सुबह करीब 9 बजे की वारदात है। आरोप है कि मुस्लिम महिलाओं ने दुर्गा माता की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। एक महिला के पास चाकू भी था। हैरानी की बात यह है कि एक दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ के बाद ये महिलाएं दूसरे पंडाल में गईं, लेकिन वहां ज्यादा भीड़ थी इसलिए नाकाम रहीं। फिर वो हैदराबाद के रॉक चर्च में गई, वहां मदर मैरी की मूर्ति पर तोड़फोड़ की गई। मूर्ति पर नुकसान पहुंचाने का सीसीटीवी भी फुटेज भी मौजूद है, कहा जा रहा है। इस दौरान बुर्का पहने एक लड़की जो है, एक महिला जो है, वो मूर्ति के पास दिख रही है। मदर मेरी की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के बाद ये दोनों महिलाएं एक मंदिर में गईं। वहां भी इन्होंने मूर्तियों पर हमले की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने इन्हें पकड़ लिया। इस दौरान दोनों महिलाओं ने भीड़ पर भी चाकू से हमला किया। पुलिस ने पकड़ा तो महिला कांस्टेबल को भी निशाना बनाया। जिस शख्स ने इन महिलाओं को मंदिर में पकड़ा, उसके भाई ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में यह दावा किया कि दोनों महिलाएं पीएफआई से जुड़ी। देख रहे हैं कनेक्शन। इस व्यक्ति ने दावा किया कि जब इन महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा तो बुर्का पहने दोनों महिलाओं ने कहा कि वो पीएफआई से हैं, उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग मिली हुई है। सुनिए। उसके बाद कुछ भी नहीं, मेरा भाई एक था यहाँ पे, उसके फॉलो करा उन लोगों को। लोग वहाँ पे गए, दूसरे मंडप पर गए, वहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ। यहाँ पे क्या बोलते, क्राउड वहाँ ज्यादा है। वहाँ से फिर चर्च में गए, फिर मेरी माता को ड्रेस टेस्ट करे, फिर वहाँ से मंदिर में जा रहे थे, पकड़ लिए, वहाँ कैच कर लिए। तो कैच करे तो वहाँ पुलिस वालों को भी उन लोग मारे, और लेडीज जो है पुलिस वालों को, लेडीज कांस्टेबल को भी मारे। तो हमारा लल्लू एक है और एक भाई, उनको चाकू से काट दिए उन लोग। उसके बाद अब पीएस में गए तो उन लोग क्या बोल रहे, बोलते हम एनएसएफआई से कनेक्टेड है, हम पूरा ट्रेनिंग लेके आए बोल के उन लोग आज बोले। वो मुस्लिम लेडीज किससे कनेक्टेड है? वो एनएस से, वो क्या किया है ना, वो नेशनल पीएफआई का वो मुस्लिम वो है, अगरनेस पूरा हिंदू से ना, उसके पूरा ट्रेनिंग लेके आए से बोल के बोले उन लोग। तो उन लोग ऑलरेडी कुंफू कराटे पूरा प्रिपेयर्ड है उन लोग। तो किसके ऊपर अटैक हुआ यहाँ पे? वो लल्लू अभी तो उन स्पॉट पे नहीं है, अभी साईकुरम उन स्पॉट पे नहीं है अभी तो। आप ही के लोगों में से? हाँ, हमारा भाई से। हाँ। अब आप ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लोग खुद कह रहे हैं
कि उनका कनेक्शन पीएफआई से था, उनको ट्रेनिंग मिली हुई थी, जिसने पकड़ने की कोशिश की उस पर हमला कर दिया। हैदराबाद के सेंट्रल जोन के डीसीपी ने बताया कि सीसीटीवी की मदद से इन दोनों बहनों का पता चला। जब पुलिस इनके घर पहुंची तो इन बहनों की मां ने पुलिस पर हमले की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक इन महिलाओं के पड़ोसी बताते हैं कि पूरा परिवार ही मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। अब मानसिक तौर पर पूरा परिवार ही ठीक नहीं है, और अगर मानसिक तौर पर ठीक नहीं है तो फिर पीएफआई कनेक्शन क्यों निकल रहा है? जो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है उसको पीएफआई से जुड़ना याद आ रहा है, समझ में आ रहा है। और ऐसे ही लोगों को ढूंढा जाता है और उनसे टारगेट किया जाता है उनको, ये आपको बता रहा हूं। पाठशाला में अब रशिया का चैप्टर, जिसमें आपको बताएंगे कि रशिया के लोग अपने ही हाथ क्यों तोड़ने में जुट गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक फैसले के बाद भगदड़ मच गई है रूस में, और एक प्लेन का टिकट जो 30,000 रुपए का था वो 1.5 लाख रुपए का हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में रूस के से बाहर जाने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई है। ये देख रहे फ्लाइट्स सब रूस से निकल के भाए भाए बाहर जा रहा है। ये हालत हो गई है इस वक्त, सब बाहर जाना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? रूसी नागरिक अपने पड़ोसी देशों में पलायन कर रहे हैं। इन्हें खासकर वो युवा शामिल हैं जिन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग की है, यानी वो लोग जो रशियन रिजर्व फोर्स के जवान हैं, रिजर्व फोर्स में थे, वो किसी तरह से रूस छोड़कर चले जाना चाहते हैं। आज की तारीख में रूस और यूक्रेन के बीच करीब पिछले 7 महीने से युद्ध चल रहा है। ना यूक्रेन हार मान रहा है और ना ही रूस युद्ध खत्म करने के लिए राजी है। ऐसे में 21 सितंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रशियन रिजर्व फोर्स के जवानों को युद्ध में भेजने का फैसला कर लिया। मतलब जिनको ट्रेनिंग दे के रखा था कि कभी जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे, उनको पुतिन ने कह दिया कि भेजो इनको। अब इसके लिए 3 लाख रिजर्व फोर्स को फिर से सेना में वापस बुलाया जा रहा है। पुतिन के इस ऐलान के बाद रूस में भगदड़ मच गई। जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसे भी दिन आएंगे कि फिर से लड़ना पड़ेगा। अब वो जो है इधर उधर भाग रहे हैं, हमको नहीं लड़ना। पुतिन कह रहे भेजो इसको, कैसे नहीं लड़ेगा। ये हालत हो गई है बात। रिजर्व फोर्स को युद्ध में भेजने के पुतिन के ऐलान के बाद रूस में 3 बातें हो रही हैं। पहली बात, 18 से 60 साल की उम्र के बीच के लोग देश छोड़ना चाहते हैं। दूसरी बात, युद्ध नहीं चाहने वाले लोग पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तीसरी बात कि गूगल पर यह सर्च हो रहा है कि हाउ टू ब्रेक आर्म एट होम, मतलब अपने कैसे हाथ तोड़ लें कि युद्ध लड़ने नहीं जाना पड़े। ये वहां रूस के लोगों की हालत है, अपने हाथ कैसे तोड़ने हैं लोग सर्च कर रहे हैं। यानी रिजर्व फोर्स के वो जवान जो युद्ध नहीं लड़ना चाहते, वो किसी भी तरह से मेडिकली अनफिट हो जाना चाहते हैं। रूस में नियम है कि अगर आप रिजर्व फोर्स के जवान हैं और सरकार आपको बुलाती है तो युद्ध में जाना ही होगा। लेकिन ऐसा दावा है कि बड़े पैमाने पर रिजर्व जवान युद्ध में नहीं जाना चाहते, और इसलिए वो गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि घर में बैठकर हाथ कैसे तोड़ा जा सकता है जिससे वो मेडिकली अनफिट हो जाए। जैसे शोले में ठाकुर था ना, शॉल पहन के रहता था, वो तो लड़ नहीं सकता था, उसको जय वीरू चाहिए था। यहां ये रूस के लड़के चाह रहे हैं कि हम भी कुछ वैसा ही बन जाए, मतलब हाथ कटाना नहीं, हाथ तोड़ ले, ठाकुर बन जाए और कोई दूसरा जय वीरू जाके लड़े। तो ये वहां हालत हो गई है। ऐसे ऐसे देश भी हैं। 21 सितंबर को पुतिन के भाषण के पहले हाउ टू ब्रेक आर्म एट होम गूगल पर सर्च नहीं हो रहा था, लेकिन उनके भाषण के 24 घंटे के अंदर यह सबसे ज्यादा ट्रेंड होने वाला टॉपिक बन गया। 48 घंटे के अंदर यह रूस में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने लगा। पुतिन के ऐलान के बाद लोग रूस से किसी भी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं। स्थिति कैसी है यह समझने के लिए आप एक एनिमेशन देखिए। यह एनिमेशन जो दिखाने जा रहा हूं, यह रूस के आसमान की है, जिसमें आप देखेंगे, वो तस्वीर डालिए जरा, एनिमेशन कैसे प्लेन वहां से निकल रहे थे, कैसे रूस से विमान बाहर की तरफ जा रहे हैं, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहा था। एक तो लंबी लंबी कतार लग गई है, लोग बाहर जाने के लिए बस कहीं से सड़क के रास्ते निकल जाएं, प्लेन से निकल जाएं, लंबी लंबी कतार है। रूस में विमानों के एंट्री ना के बराबर है, जबकि ये सारे विमान, ये देख रहे हैं, अंदर नहीं आ रहा है, सब बाहर जा रहा है। ये हालत हो गई। मतलब अब रूस में क्या ही लोग जाएंगे, लेकिन रूस से बाहर निकलने वाले विमान आ रहे हैं और सिर्फ बाहर जा रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 21 सितंबर को पुतिन ने जैसे ही यूक्रेन युद्ध के लिए रिजर्व फोर्स को लगाने का ऐलान किया, लोग रूस से बाहर निकलने लगे, जिसकी वजह से रूस से बाहर जाने वाली फ्लाइट्स की टिकट्स के दाम 4 से 5 गुना बढ़ गए। फ्लाइट्स की टिकट सोल्ड आउट चल रही है, मतलब सब बिक गई। ज्यादातर रूसी नागरिक दुबई, न्यूयॉर्क और यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग रूस से बाहर निकलना चाहते हैं
तो फ्लाइट की टिकट भी महंगी होगी ही। मॉस्को से इस्तांबुल की बुधवार यानी आज की सारी टिकट बिक चुकी हैं। मतलब वहां तो बुधवार हो गया ना, हम अभी बुधवार यहां नहीं है, लेकिन वहां के लिए बुधवार के लिए सब टिकट बिक गई। मॉस्को से अर्मीनिया की फ्लाइट की टिकट भी बिक चुकी है। मॉस्को से अर्मीनिया के येरेवन की टिकट भारतीय रुपए में 10,551 रुपए की थी, जो अब 98,216 रुपए की हो गई है। 10,000 का टिकट 98,000 का है। मॉस्को से टर्की के इस्तांबुल की टिकट भारतीय रुपए में 21,000 रुपए की थी, जो अब 88,632 रुपए की हो गई है, 4 गुना से ज्यादा। मॉस्को से तेल अवीव की फ्लाइट पहले 30,775 रुपए की थी, जो अब 1,22,924 रुपए की हो गई है, लगभग 4 गुना। सर्बिया के बेलग्रेड के लिए जो आज और कल की टिकट ही नहीं है, सब बिक गया। मॉस्को से बेलग्रेड का शुक्रवार का टिकट 2,22,372 भारतीय रुपए का है, जो पहले 64,000 रुपए के आसपास का होता था। यानी मॉस्को से बाहर निकलने के लिए लोग फड़फड़ा रहे हैं। टिकट नहीं है तो 4-5 गुना महंगा है, वही खरीद ले रहे हैं, लेकिन वो तो जिसके पास पैसा है वही खरीदेगा। सिर्फ फ्लाइट से ही नहीं, सड़क रास्ते से भी रूस छोड़ने वालों की बड़ी भीड़। ये तस्वीर रूस और जॉर्जिया के बॉर्डर की आपको दिखा रहा हूं। यहां रूस से जॉर्जिया जाने वाले रास्ते में जाम लग गया। ड्रोन का वीडियो अभी आपको दिखाया था। बताया जा रहा है कि जॉर्जिया की तरफ जाने वाले रास्ते पैक है। ये देखिए ड्रोन विजुअल। कई किलोमीटर का लंबा जाम लग गया है। जिसके पास कार है, कार से, कुछ लोग बस से, कुछ साइकिल से ही। भाई लोग साइकिल से जॉर्जिया चलने लगे कि किसी भी तरीका से पहुंच जाओ, पीछे रह जाएंगे तो ये आदमी तो भेज देगा युद्ध में। तो साइकिल चला के पहले चले जाओ, नहीं तो टैंक चलाने जाना पड़ेगा। लंबे जाम की वजह से लोगों को घंटों बॉर्डर पर इंतजार करना पड़ रहा है। इंतजार करते करते दिन से रात, रात से दिन बीत जा रही है। बावजूद इसके रूसी नागरिक किसी भी तरह जॉर्जिया जाने के लिए परेशान है। उनका तकलीफ समझिए ना भाई, कौन लड़ेगा युद्ध? और रिजर्व फोर्स में थे, उनको क्या पता था कि जाके लड़ना पड़ जाएगा। रूस की सीमा 14 देशों से लगती है, जिसमें से 3 ऐसे देश हैं जहां जाने के लिए रूस के नागरिकों को वीजा की जरूरत नहीं है। एक है जॉर्जिया, दूसरा फिनलैंड, तीसरा टर्की। इसमें भी जॉर्जिया रूस के नागरिकों का सबसे पसंदीदा देश है, इसलिए यहां जाने वालों की भीड़ सबसे ज्यादा है। जॉर्जिया के अलावा रूस फिनलैंड के साथ करीब 1300 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। रूसी नागरिक बड़ी संख्या में फिनलैंड भी जा रहे हैं। हालांकि फिनलैंड भी नेटो में शामिल होना चाहता है और रूस उसे भी अंजाम भुगतने की धमकी दे चुका है। लोग रूस से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि पुतिन ने 21 सितंबर को रूस में पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया। इसका मतलब क्या होता है पार्शियल मोबिलाइजेशन? भाई सेना में आंशिक रूप से भर्ती करना, उन सैनिकों की भर्ती जिन्होंने पहले आर्मी की ट्रेनिंग ली हुई है। रूस में हर नागरिक के लिए आर्मी ट्रेनिंग अनिवार्य है। पहले से ट्रेंड सैनिकों को रूस में रिजर्व फोर्स कहते हैं। लंबे युद्ध की स्थिति में रिजर्व सैनिकों का इस्तेमाल किया जाता है। 3 लाख रिजर्व सैनिकों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। तो इसीलिए इनको कहा गया कि भैया आप लोग चलिए, बढ़िए, रिजर्व फोर्स है लेकिन पार्शियल मोबिलाइजेशन हो रहा है, सबको लड़ना है, टैंक आप सबकी जरूरत है। लोग कहे इधर नहीं जाएंगे, हम उधर जाएंगे, जॉर्जिया जाएंगे। यह हालत हो गई। सरकार ने तो सेना में भर्ती का ऐलान कर दिया, लेकिन बड़ी संख्या वहां के लोग वहां के खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि यूक्रेनी उनके अपने हैं, वहां के लोगों से उनका खून का रिश्ता है, इसलिए वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ना चाहते। पुतिन अड़े हुए हैं। एक बार 21 सितंबर को क्या कहा था, सुन लीजिए आप। Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को पुतिन अब तक मिलिट्री ऑपरेशन बता रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया है। 77 साल पहले रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया था। 77 साल पहले, उसके बाद से ऐसा कभी हुआ ही नहीं। यही वजह है कि रूस में लोग परेशान हैं, देश छोड़कर चले जाना चाहते हैं। परेशान सिर्फ रूस के लोग ही नहीं है, युद्ध के लंबा खिंचने से यूरोप की परेशानी भी बढ़ गई है। रूस पर अब तक 50 से ज्यादा देशों ने पाबंदी लगाई है।
पाबंदी लगाने वालों में सबसे ज्यादा यूरोप के देश हैं। बदले में रूस ने क्या किया? यूरोप को गैस सप्लाई कम कर दिया। तुम हमको रोकोगे, हम तुम्हारा काम का चीज रोक देते हैं। अब वहां पड़ती है ठंड, सर्दियों में एनर्जी सप्लाई और कम हो जाने की उम्मीद है। युद्ध के दौरान यूरोप में गैस और बिजली की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। हीटिंग ऑयल की कीमत भी इस साल दोगुनी हो गई है। बिजली के दाम काबू में रखने के लिए सरकार प्राइस कैप लगा रही है। एनर्जी सप्लाई घटने से आर्थिक विकास दर 3% से नीचे गिरने की आशंका है। यूरोप परेशान है। खाने पीने से लेकर हर तरह के सामान की मांग में 2.5% की गिरावट आ गई है। यानी लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। आपको सुनकर अजीब लगेगा कि बिजली की कमी के चलते विश्व के 8 अजूबों में एक पेरिस के एफिल टावर में बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। अब एफिल टावर में समय से पहले ही बिजली बंद करने का आदेश आ गया है कि बिजली बचाओ भैया, ये रूस नहीं देगा एनर्जी तो कैसे घर गर्म रखेंगे, ठंड आने वाली है। और मैंने आपको पूरा ये चैप्टर बताया हुआ है कि कैसे रूस इन लोगों को परेशान करेगा, क्या होगा, कैसे भारतीय विदेश मंत्री ने कहा था कि तुम अपने यहां देखो, तुम कैसे रूस से इतना कुछ लेते हो और हमको बता रहे हो कि हम तेल लें कि नहीं लें। सब मैंने आपको पाठशाला में बताया हुआ है। रिवीजन याद कीजिए दिमाग में, भूलिए मत। पेरिस के होटल और रेस्टोरेंट्स में बिजली की सप्लाई में कटौती की जा रही है। इसके पीछे के कारण को भी समझ लीजिए। यूरोप बिजली सप्लाई के लिए रूस पर बहुत निर्भर है, क्योंकि जो बिजली बनाने के लिए नेचुरल गैस की सप्लाई रूस से होती है, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से उसमें बिजली की कीमत 700% बढ़ गई, क्योंकि वहां से वैसी सप्लाई नहीं है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि रूस से यूरोप तक गैस की सप्लाई करने वाले जो नॉर्ड स्ट्रीम है गैस पाइपलाइन, वो लीक हो गई। मतलब एक तरफ तो वो था ही रूस से संकट, अब दूसरा वो पाइपलाइन भी लीक हो गई। बाल्टिक सागर के नीचे से पाइप जाती है, 1224 किलोमीटर लंबी है। गैस लाइन में 2 जगह लीकेज है। अब यूरोप के लोग कह रहे हैं तुमको भी भाई अभी ही फटना था, कैसे लीकेज हो गया? गैस सप्लाई को रोकने की वजह से यूरोप में बिजली सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इस पाइपलाइन को यूरोप की लाइफलाइन कहा जाता है। अब सवाल यह है कि पाइपलाइन में लीकेज हुआ है या किया गया है, यह बात अब तक साफ नहीं हो सकता है कर दिया हो रूस ने या किसी और ने, कि अच्छा उधर से लोग हैं अभी तुम्हारा बुखार छुड़ाते हैं, तो ऐसी भी चीज हो सकती है। बहुत कुछ दुनिया में चलता रहता है, तो ये चल रहा है। कुल मिलाकर आपको समझना होगा कि पीएम मोदी ने जो कहा था कि युद्ध से किसी का भला नहीं होगा, यह समय युद्ध का नहीं है, वो बात दुनिया को समझनी होगी, चाहे वो पुतिन हो या फिर यूक्रेन को भड़काने वाले अमेरिका और यूरोप के देश। पाठशाला में अब हिस्ट्री की क्लास, और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नेहरू गांधी परिवार के कब्जे के इतिहास वाला चैप्टर। कल हमने आपको बताया था कि आजादी के बाद प्रधानमंत्री रहते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए कैसी कैसी सियासी चालें चली। अच्छा, आपने चैप्टर इसलिए खोला क्योंकि वहां कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, गहलोत साहब क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या बोल दिए, शशि थरूर क्या कह रहे हैं, कमलनाथ लड़ेंगे, पूरा तमाशा चल रहा था। तो हमने जरा हिस्ट्री खंगाली कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर। तो नेहरू जी क्या क्या करते थे वो निकल कर आ गया। और हमने आपको बताया था कि जब नेहरू जी सियासी चालें चल रहे थे तो आजादी के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जेबी कृपलानी से पंडित नेहरू का टकराव हुआ, क्योंकि जेबी कृपलानी चाहते थे कि सरकार के फैसलों में पार्टी अध्यक्ष की राय ली जाए, जो नेहरू को पसंद नहीं थी। जेबी कृपलानी जब कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटे तो नया अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया को बनाया गया, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू की पसंद थी। पट्टाभी सीतारमैया के बाद 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, जो सरदार पटेल के कैंप के थे। लेकिन जब सरदार पटेल की मृत्यु हुई तो टंडन ज्यादा दिन कांग्रेस अध्यक्ष पद पर टिक नहीं पाए। जवाहरलाल नेहरू ने पुरुषोत्तम दास टंडन को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, और आखिरकार टंडन को हटाकर 1951 में नेहरू खुद कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठ गए कि मैं ही बन जाता हूं, छोड़ो औरों। लेकिन यह सब कैसे हुआ? वो तब प्रधानमंत्री भी थे। यह सब कैसे हुआ आज जरा वो बताता हूं। 1950 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से पुरुषोत्तम दास टंडन को हटाने के लिए नेहरू ने किस तरह की चालें चली वो जानिए। नेहरू ने सबसे पहले टंडन पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में टंडन के द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की खुलकर आलोचना शुरू कर दी। ये आदमी ठीक काम नहीं कर रहा है। लोगों में असंतोष फैलने लगा टंडन जी को लेकर। नेहरू कांग्रेस नेताओं को पत्र लिखकर बता रहे थे कि टंडन कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेहरू यह माहौल बना रहे थे कि पुरुषोत्तम दास टंडन को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाना जरूरी है। इसी बीच 6 अगस्त 1950 को नेहरू ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इस्तीफा देकर बड़ा संकट खड़ा कर दिया।
पहले माहौल बनाया, ये आदमी ठीक काम नहीं कर रहा है, ये सांप्रदायिक है, ये कांग्रेस का नुकसान कर रहा है। लेकिन जब फिर भी कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने खुद ही सीडब्ल्यूसी से इस्तीफा दे दिया ताकि प्रेशर बने। अच्छा, टंडन साहब कौन थे? ये पटेल ग्रुप के थे, तो ये भी इनको पसंद नहीं आ रहा था। तो ये मतलब आप समझिए प्रेशर टैक्टिक वैसा हो गया कि थोड़ी देर के लिए समझिए कि मतलब सोनिया गांधी कह दें कि मैं सीडब्ल्यूसी से, या राहुल गांधी कह दें कि मैं सीडब्ल्यूसी से इस्तीफा दे, तो लोगों का बुखार छूट जाएगा। तो उसी जमाने से चला रहा है कि यही परिवार, यही परिवार, यही परिवार। तो पार्टी हड़बड़ा गई कि नेहरू जी ने इस्तीफा दे दिया। ओह, तो उनकी देखा देखी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के दूसरे कई सदस्यों ने भी इस्तीफा दे दिया। इस दबाव के चलते अगले महीने सितंबर 1951 में टंडन ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब वो क्या करेंगे? इस्तीफे पे इस्तीफा चल रहा है और वो अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठे रहेंगे, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो पुरुषोत्तम दास टंडन जो पटेल ग्रुप के थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, तब तक पटेल जी की मृत्यु हो गई थी, तो उनके साथ बैक करने के लिए भी कोई नहीं था। यानी अगस्त 1951 से लेकर सितंबर 1951 तक नेहरू की वजह से कांग्रेस के अंदर एक महीने तक जो ड्रामा चला, उसका रिजल्ट ये निकला कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन का इस्तीफा हुआ और जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी मिल गई। नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने के लिए 9 सितंबर 1951 को कांग्रेस की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। यह मीटिंग दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2 घंटे तक चली। 295 सदस्यों में से 291 सदस्यों ने नेहरू को नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि नेहरू अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालें और इस मुश्किल वक्त में कांग्रेस को गाइड करें। अब हो सकता है गहलोत साहब को यह लग रहा हो कि कहीं ऐसा ही तमाशा 19 तारीख को ना हो जाए, ऐसा ना हो कि उस दिन जो है वो कह दिया जाए कि एक रेजोल्यूशन आ जाए, बहुत सारे लोग कह दें कि राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा इनको ही अध्यक्ष होना चाहिए और मैं इधर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दूं, उधर अध्यक्ष की कुर्सी भी ना मिले। इसलिए वो बेचारे फंसे हुए थे। कुछ लोगों को तो ये भी लग रहा है कि ये पूरा सब कुछ जो है वो इसलिए है ताकि वैसा ही माहौल बन जाए कि फिर कहा जाए कि भाई गांधी परिवार में से ही कोई जो है वो इस तरह के माहौल को संभाल सकता है और सब कहें कि इसको चाहिए, उसको चाहिए। बहुत सारी अटकलें अभी चल रही हैं। अपने इस्तीफे के बाद पुरुषोत्तम दास टंडन ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था और कहा था कि श्री नेहरू के कार्य समिति से अपना इस्तीफा दे दिया और मेरे प्रयासों के बावजूद वो इसे वापस लेने के लिए सहमत नहीं हुए। सोचिए, जिस आदमी को कहा जा रहा था कि सांप्रदायिक है, उसने मनाने की कोशिश की नेहरू जी को, लेकिन नहीं माने। नेहरू की मांग रही है कि पूरी कार्यकारिणी को भंग करके नई कमेटी का गठन किया जाए। मैं इस पर सहमत नहीं हो पाया हूं क्योंकि मेरे विचार से यह मांग न तो संवैधानिक है और ना ही उचित है। मतलब नेहरू चाहते थे कि वो अध्यक्ष ना भी हो तो उनके हिसाब से कमेटी बने। पुरुषोत्तम दास टंडन ने कहा कि मैं नहीं मानता ना भाई कि इसको हटाना चाहिए, लीजिए मेरा इस्तीफा, पकड़िए, छोड़िए, रहिए, कीजिए आप। इसके बाद नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और पार्टी और सरकार को अपने हिसाब से चलाने लगे। मतलब पीएम भी रहे और पार्टी के अध्यक्ष भी बन गए। नया अध्यक्ष बनने पर नेहरू ने कांग्रेस के सदस्यों के सामने भाषण दिया कि वैसे तो कांग्रेस अध्यक्ष पद और प्रधानमंत्री दोनों पद संभालना सही नहीं है। खुद कह रहे हैं कि दोनों संभालना सही नहीं है, लेकिन क्या करूं, ये संकट उन्हीं का बनाया हुआ है, इसलिए वो कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। देख रहे हैं कितना लोड था नेहरू जी पे। मेरी वजह से हुआ है तो मुझे ही अध्यक्ष बनना होगा। अरे भाई, आपकी वजह से हुआ है, किसी और को बना देते। कह रहे हैं कि दोनों पद पे रहना भी ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने कर दिया है इसलिए अगर कांग्रेस के लोगों ने उन्हें यह जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा है तो वो इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। मतलब कितना मजबूर थे, सोचिए कि पीएम बनने के लिए भी मजबूर और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए भी मजबूर। ऐसी मजबूरी भगवान सबको दे। नेहरू ने कहा कि कांग्रेस आम आदमी से दूर होती जा रही है और इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस को आम आदमी से जोड़े, और जोड़ने के लिए शायद वो आए और उन्होंने जोड़ दिया। और आज जोड़ते 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 राहुल गांधी भी जोड़ रहे हैं, भारत जोड़ो। नेहरू जी भी जोड़ रहे थे, भारत जोड़ो। सबसे बड़ी बात यह है कि नेहरू ने जब प्रधानमंत्री रहते हुए 1951 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने का फैसला किया तो उस वक्त कहा गया कि नेहरू टेम्पररी अध्यक्ष बने, मतलब ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, टेम्पररी यानी कुछ समय के लिए ही वो कुर्सी पर बैठेगी। लेकिन टेम्पररी आदमी कितने दिन कुर्सी पर रहा आपको पता है? नेहरू 4 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रह गए। फिर 1955 में गुजरात से यूएन देबर को दिल्ली लाकर कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। मतलब हटे भी तो बनाया उसको जिसको वो चाहते थे। यूएन देबर उस वक्त तत्कालीन सौराष्ट्र राष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और नेहरू उन्हें सीएम पद की कुर्सी से और गुजरात विधानसभा से इस्तीफा दिलवाकर राष्ट्रीय स्तर पर ले आए।
यानी कुर्सी मेरी या कुर्सी पर बैठा आदमी मेरा। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।